हेलो। हाँ भाई, प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? सब अच्छे हैं। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इस वीडियो में अपना एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी लेवल डायग्राम्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स एनर्जीज लिखना चाहिए था वैसे, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी लेवल डायग्राम्स। एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी लेवल डायग्राम्स। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट किसकी बात करेंगे बेटा? एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब क्या है इस चीज़ का, क्यों डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये पता होना चाहिए ना। तो इसका पर्पज़ हमारा ये है इस चीज़ को डिस्कस करने का कि हमें ये पता लगे कि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे हम, जैसे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, अभी आगे रूल्स भी बताऊंगा मैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4p या 4s 4d, तो इनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ क्योंकि हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, और यहाँ हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो डिपेंड करेगा किस पे? मेनली सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स only on the principal quantum number that is n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम रहेगी। फिर एक चीज़ और है यहाँ पे कि सेम सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी इक्वल रहेगी, जैसे 2s और 2p, ये डिजनरेट ऑर्बिटल्स रहेंगे, मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। उसके बाद थर्ड सेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं 3s 3p 3d, इनकी एनर्जी इक्वल रहेगी। ठीक है, उसके बाद 4s, फिर 4s के बाद 4p इक्वल रहेगा, 4d इक्वल का साइन आएगा, सॉरी, और उसके बाद 4f, इनकी एनर्जीज इक्वल रहेंगी। एक एक सेम सेल में एनर्जीज इक्वल रहेंगी डिफरेंट ऑर्बिटल्स की, तो वो सेम रहता है। इसमें एक डायग्राम भी इस तरह से बना के दिखाया हुआ है, जैसे हमारे पास, आप लोग बना सकते हो। इस तरफ हम दिखा रहे हैं एनर्जी। ठीक है भाई, तो ये हमारा जैसे 1 है, तो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी। उसके बाद यहाँ हम दिखाएं जैसे 2s और 2p ऑर्बिटल, उन दोनों की एनर्जी इक्वल रहेगी। 2p के अंदर अब 3 ऑर्बिटल हो जाते हैं, दिखा सकते हो, 2px 2py 2pz, तो तीनों की एनर्जी इक्वल रहेगी वहाँ पे। इसी तरह से हम थर्ड सेल के अंदर हमारा एक 3s ऑर्बिटल, फिर 3 ऑर्बिटल आपके 3p के रहेंगे, ऐसे ही फिर 5 ऑर्बिटल, 2 3 4 और 5 ही आपके 3d की ऑर्बिटल्स रहेंगे, तो इनकी एनर्जीज इक्वल रहेंगी। फिर आप 4f में दिखा सकते हो, सॉरी, फोर्थ सेल में 4s 4p के 3 ऑर्बिटल। ठीक है भाई, फिर आपके 5 ऑर्बिटल्स कौन से? डिजनरेट ऑर्बिटल्स 4d के हो जाएंगे, और ऐसे ही 7 ऑर्बिटल, 4 5 6 और 7, ये आपके 4f ऑर्बिटल्स हो गए, इनकी एनर्जीज इक्वल रहेंगी। तो ये हो गया हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। ध्यान रखना, डिजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, डिजनरेट। क्या बेटा? डिजनरेट ऑर्बिटल्स,
डीजनरेट ऑर्बिटल। तो क्या मतलब है डीजनरेट ऑर्बिटल्स का? आप इसमें कह सकते हो ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रहेगी आप सभी को, क्लियर है। और एक चीज़ और है, हाइड्रोजन के अंदर क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s सब सेल में ना, और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ग्राउंड स्टेट में एटम प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यदि एक्साइटेड स्टेट में जाएगा 1s ऑर्बिटल से जंप करके 2s में, 2p में या 3s 3p में, तो वो एक्साइटेड स्टेट होगा और वहाँ उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। 1s में स्टेबिलिटी मैक्सिमम क्यों कहेंगे हम? क्योंकि वहाँ पे वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका है वो मैक्सिमम है, तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे, उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल कंसिडर किया जाता है। ठीक है बेटा, चलो अब हम नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की बात होगी। अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। क्या मतलब बेटा, समझ में आता है ना? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब जिसमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन एटम्स की बात अब हम करेंगे। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में जैसे आपके पास भाई हाइड्रोजन को छोड़ के सभी एटम्स क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन ही है, उनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उन ऑर्बिटल्स उन एटम्स के अंदर जो एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाएंगे, सबसे पहले तो एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं। तो वहाँ जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम रहेगा वो कैसे रहेगा भाई? देखो इधर हम एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी दिखाते हैं। तो सबसे नीचे तो हम 1s को ही ले लेते हैं, 1s ऑर्बिटल रहेगा आपका। उसके बाद फिर आपका जैसे हम दिखाते हैं इधर 2s, क्या भाई 2s ऑर्बिटल, और 2p की एनर्जी उससे थोड़ी सी ज़्यादा दिखाएंगे आप, 2s से थोड़ा सा ऊपर दिखाओगे आप, ये आपके 2p ऑर्बिटल्स, 2s से थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएंगे, कुछ ऊपर 2p ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ठीक है, 2p की एनर्जी कुछ ज़्यादा रहेगी उससे। फिर इसी तरह से हम इसमें दिखाएंगे 3s, जैसे यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका 3s ऑर्बिटल, इससे थोड़ा सा ऊपर आप दिखाएंगे 3p ऑर्बिटल्स, ये आपके 3p ऑर्बिटल्स हो गए। 3p के बाद आपका आ जाएगा फिर 4s, क्या आ जाएगा भाई 4s, है ना। और उसके बाद फिर आपके 3d ऑर्बिटल्स आएंगे, 3 4 5, ये आपके 3d ऑर्बिटल्स हो गए। तो इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर हाइड्रोजन की तरह नहीं रहेगा, यहाँ पे जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही नहीं, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करेगा। तो हम इधर बता सकते हैं लिख के कि भाई इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स the energies of electrons depends upon principal quantum number and azimuthal क्वांटम नंबर बोथ। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है भाई, इन दोनों पे डिपेंड करेगा, अकेला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे n+l रूल आता है, इसको बोर-बरी रूल भी बोल देते हैं, तो उस पे डिपेंड करेगा। अब एक चीज़ जो आप नोट कर रहे हैं कि क्या है,
यहाँ पे सेम सेल के जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जीज़ में भी डिफरेंस है ना। जैसे 2s और 2p, तो 2s से थोड़ा सा ज़्यादा हायर एनर्जी है 2p ऑर्बिटल्स की। इसका रीज़न क्या है? क्या कारण है कि द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सेल हैव सम डिफरेंट एनर्जीज। वाई orbitals, different orbitals of same cell have different energies। इसका क्या रीज़न है? इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि सेम सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जीज डिफरेंट हैं। तो इसका रीज़न क्या है भाई? अब देखो हाइड्रोजन एटम में तो क्या था कि वहाँ पे एक ही, देखो इन हाइड्रोजन एटम यदि बात करें तो मान लो ये न्यूक्लियस है और एक सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? इन हाइड्रोजन, है ना, इन हाइड्रोजन। तो वहाँ तो सिंपल है कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है सिर्फ। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? इन हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन हाइड्रोजन एटम, H एटम, ओनली वन interaction is there, only one interaction is there, that is force of attraction between nucleus and इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स एक ही, और वो भी एक सिंगल। लेकिन चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेकिन यदि हम बात करें भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की, तो वहाँ क्या हो जाता है आपका, बट इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन atoms, there are attractive forces between nucleus and electrons, nucleus and electrons, ठीक है, एंड सम रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, सब पे एक जैसा चार्ज है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या रहेगा भाई? देखो इधर, हाँ अब ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या रहेगा? रिपल्सिव फोर्सेस रहेंगे। ठीक है, और रिपल्सिव फोर्सेस भी क्या होगा, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल्स repel the electrons of outer cell। This is also known as shielding और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ध्यान रखना, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग या इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, याद रहेगा। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो स्क्रीन का काम करते हैं जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है। देखो जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है भी, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल आपका दिखा रहे हैं,
ये मान लो हमारा थर्ड सेल है, तो फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन मान लो सेकंड सेल में है, तो सेकंड सेल वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसी टाइम इनके बीच में क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, इसके साथ भी इसका रिपल्सन होगा। तो न्यूक्लियस अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और सेम उसी टाइम पे जो दूसरे इलेक्ट्रॉन हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन भाई, ये वाले इलेक्ट्रॉन ना, फर्स्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं, समझ रहे हो, बाहर की तरफ धक्का मार रहे हैं। तो ये हमारा रिपल्सिव फोर्स है, इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, समझने वाली है कि भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है ना। और एक चीज़ और यहाँ पे आती है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव के नाम से हम लिख देते हैं, तो इसको हम लिखते हैं जेड टोटल या जेड ई माइनस सिग्मा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, नेट, ये क्या रहता है, नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस एक्चुअली जो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे लगता है, ठीक है भाई। जेड इफेक्टिव को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं। नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन एनी इलेक्ट्रॉन known as effective nuclear charge। तो एक चीज़ तो ये हो गया, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर ये क्या है हमारा, ये है टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज। और सिग्मा क्या है, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये कैलकुलेट करने का तरीका हम आगे डिस्कस करेंगे। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए, डिफरेंट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है, द शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, वो सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। क्या भी, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज, एस ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहता है भाई, क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्लोज रहते हैं। उसके बाद पी ऑर्बिटल्स का, फिर डी ऑर्बिटल्स का, और सबसे कम आपका एफ ऑर्बिटल्स का रहेगा। तो ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ये ऑर्डर रहेगा आपका, इसको ध्यान रखना है। फिर इसका भाई डिफरेंट ऑर्बिटल्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है, एक्चुअली उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट ये रहेगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा रहेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का एस ऑर्बिटल्स पे, सबसे एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अट्रैक्शन का ऑर्डर डिफरेंट ऑर्बिटल्स पे हम दिखा सकते हैं, ऑर्डर ऑफ attractive forces of nucleus on electrons of different orbitals। तो इसमें ध्यान रखना, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पे किसी भी सेल का, जैसे मान लो हम 3s 3p 3d इस तरह से कंपेयर करें, तो 3s पे, या जैसे
इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सेल की भी बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया कि 4s 4p 4d एंड 4f, तो 4s सबसेल के जो 4s सबसेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे, जितना हम बाहर जाएंगे उतना ही नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो बेटा आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इसलिए एनर्जी उनकी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पे घटेगा और स्टेबिलिटी घटेगी उनकी। फिर एक लास्ट चीज़ इसमें आपकी आ जाती है भाई N+L रूल। N+L और बोर्स-बरी रूल। ये क्या है? ये रूल किसके बारे में बताता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है? देखो इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमें पता लगता है कि भाई जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है डिफरेंट ऑर्बिटल्स का, या एनर्जीज़ का जो डिफरेंट सबसेल्स का एनर्जी ऑर्डर है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में, वो हम N+L रूल से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या? द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन atoms can be find out with the help of this rule। इस रूल की मदद से हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स का एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम कंपेयर करना चाहें कि भाई 4s और 3d ऑर्बिटल्स में से, फॉर एग्जांपल 4s एंड 3d, ये दो ऑर्बिटल हैं, इनको यदि हम कंपेयर करें तो 4s के लिए आपका N+L की वैल्यू क्या आ जाएगी? N+L वैल्यू, तो n की वैल्यू वहाँ पे 4 है, s की वैल्यू क्या है बेटा? 0, तो ये आ गया हमारा 4। और 3d के लिए N+L की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 3 प्लस d सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है भाई? L0 का मतलब S सबसेल, L1 का मतलब P सबसेल और L2 का मतलब D सबसेल होता है। पिछले वीडियो में देखना, तो यहाँ पे आई 5। तो इससे पता लगता है कि 3D की एनर्जी ज़्यादा है 4s से। ठीक है, एनर्जी ऑफ 3D orbitals is more than 4s orbitals। ठीक है भाई, क्लियर होता है सभी को? ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक दो क्वेश्चंस और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ द वैल्यू ऑफ N+L इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन क्या है देखो बेटा, if the value of N+L is equal to 7, N+L की वैल्यू 7 है, ठीक है, कितनी? 7। then what would be the increasing order of energy of the possible subcells? then what should be the increasing order of energy of the possible subcells? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमारा है। चलिए इसको अब डिस्कस करते हैं। देखो हमें क्या गिवन है भाई, हमें ये दिया हुआ है कि
एक सबसेल की जो n+l वैल्यू है वो 7 है। किसी भी सबसेल के लिए n+l वैल्यू आपको गिवन है, कितना है भाई 7 है। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें क्या है कि n+l = 7 है, ये आप लोगों को गिवन है। ठीक है, तो अब ये कब आ सकता है, सीधी सी बात है, देखो n+l तो n 7 रखता हूँ प्लस l 0, तो इसका मतलब हमारे पास 7s सबसेल आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इधर एक कम कर दो +1, इसका मतलब 6p हो सकता है, समझ रहे हो। फिर इधर एक कम कर दें और कम करते जाओ, इधर एक बढ़ाते जाओ, टोटल तो 7 ही होना चाहिए। तो ये आपका हो गया 7d, इसका मतलब यही हुआ ना 7d। फिर आप इधर 4 कर सकते हो और इधर 3 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 4f। ठीक है, तो ये वाले सबसेल्स अब आपके पॉसिबल हैं। तो इनका एनर्जी ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी वो हमारा रहेगा 4f का सबसे कम रहेगी ऑर्डर ऑफ एनर्जी की जब बात करेंगे। उसके बाद 5d, फिर उससे कम आपका 1 मिनट 5d नहीं भाई, हाँ 5d किधर था हमारा, ये 7d नहीं भी 5d है, मैंने गलती से 7d लिख दी, ये 5d है। ठीक है, 5d, फिर हमारा 6p, और सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी 7s की रहेगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज रहेगा। 7s न्यूक्लियस के सबसे क्लोज आएगा n+l की वैल्यू। तो ये ध्यान रखना है कि जब n+l वैल्यू सेम हो, व्हेन n+l वैल्यू इज सेम फॉर डिफरेंट सबसेल्स, then the subcell having higher value of n has more energy। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। समझ में आता है बेटा सभी को। ऑर्डर ऑफ एनर्जी 4f का कम है, डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसकी रहेगी 7s की रहेगी, उसके बाद 6p की, फिर 5d की, फिर 4f की। तो ये ध्यान रखना n+l रूल की लिमिटेशन आ जाती है कि जहाँ जब n+l सेम हो जाता है तब एनर्जी किसकी ज़्यादा रहेगी, जहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। ठीक है, भी क्लियर हुआ सभी को। तो ये ध्यान रखना है, n हैज़, जहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। क्लियर है बेटा, चलो आप लोग ये कर लें। इसके बाद फिर मैं अगला वीडियो में डिस्कस करूँगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार आप लिखोगे, कौन कौन से रूल्स हैं उन जिनको हम फॉलो करेंगे, और फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। कुछ जगह ऐसा आएगा कि जहां आप जो नॉर्मल फार्मूले या नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं उसको वो वॉयलेट होंगे, उन रूल्स को फॉलो वहाँ पे नहीं करेंगे। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो उसका कारण क्या है भाई, जैसे क्रोमियम और कॉपर हैं मोस्टली ना, एटॉमिक नंबर 30 से नीचे 2 ही एलिमेंट आते हैं जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो कॉपर और क्रोमियम क्यों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा उसमें, और पूरा ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा। बहुत ज़रूरी है बेटा, आना चाहिए सभी को। जिस बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया उसको केमिस्ट्री में फिर मज़ा आएगा पढ़ने में, उसको समझ में आएगा एक्चुअली कि हाँ इस एलिमेंट में इतने इलेक्ट्रॉन है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है,
उसमें वैलेंसी क्या होगी उसकी, उसके फॉर्मूले जब लिखेंगे तो भी कि भाई इसकी वैलेंसी +2 है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।